Hi guys, today's topic of discussion is फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। तो आज का जो वीडियो है वो नोट्स ओरिएंटेड वीडियो है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। अब आ जाते हैं पेशेंट असेसमेंट में। पेशेंट असेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, पहले तो डेमोग्राफिक डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर पेशेंट से हिस्ट्री लिया जाता है। अब हिस्ट्री में क्या क्या लिया जाता है, तो पहले तो हम लोग डेमोग्राफिक डाटा कलेक्ट कर लिए और हिस्ट्री में क्या क्या टाइम ऑफ इंजुरी, कॉज ऑफ इंजुरी, ओके, और क्या उसका जो आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी उसका क्या मेडिकल हिस्ट्री था, उसका क्या सर्जिकल हिस्ट्री था, ठीक है। यही सब लिया जाता है। और क्या अभी पेशेंट का चीफ कॉम्प्लेन क्या है, ओके। अब ऑब्जर्वेशन में क्या किया जाता है, मतलब एक थेरापिस्ट कैसे ऑब्जर्व करता है पेशेंट को। फर्स्ट तो उसका जनरल बिल्ड देखा जाता है, ओके। द पेशेंट आफ्टर सर्जरी और आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट का बॉडी वेट क्या है, ओके, यही सब। अब पेशेंट का पोस्चर एंड एटीट्यूड ऑफ द लिम्स ये भी ऑब्जर्व किया जाता है। उसके साथ पेशेंट को बेड सोर्स हुआ है कि नहीं हुआ है, मसल एट्रोफी है कि नहीं है, कोई सॉइलिंग है कि नहीं है, कोई डिफॉर्मिटी स्कार एक्सेट्रा, ये सब देखा जाता है, ओके। अब क्या होता है कि जो पेशेंट का ब्रीदिंग पैटर्न है वो भी चेक किया जाता है, ठीक है। अगर पेशेंट को कोई डिस्पनिया है, डिस्पनिया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, तो उसका भी साइंस चेक किया जाता है। अब क्या है कि अगर पेशेंट का कोई यूरिनरी कैथेटराइजेशन है कि नहीं है वो भी चेक किया जाता है। पैल्पेशन में क्या चेक किया जाता है, पैल्पेशन में पहले तो जो स्किन टेम्परेचर है वो चेक किया जाता है। कैसे चेक किया जाता है कि अनइफेक्टेड जो एरियाज है उसके साथ कंपेयर किया जाता है, ओके। अब इडीमा भी पैल्पेट किया जाता है। अब इडीमा का हम लोग जानते हैं, इडीमा का 4 ग्रेड्स है। अब उसमें क्या होता है कि ग्रेड 1 में क्या होता है, ग्रेड 1 में जो डेप्थ होता है उसका 2 mm होता है। ग्रेड 2 में कितना होता है, ग्रेड 2 में उसका जो डेप्थ होता है वो 3 to 4 mm होता है। ग्रेड 3 में कितना होता है, ग्रेड 3 में 5 to 6 mm, ओके। और ग्रेड 4 में 8 mm। तो यही है इडीमा का ग्रेड्स जो ऑन पैल्पेशन में ऑब्जर्व किया जाता है। अब देखते हैं ऑन एग्जामिनेशन में क्या देखा जाता है, जो वाइटल साइंस है हमारा, जो वाइटल साइंस मतलब रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, पल्स, टेम्परेचर, यही सब देखा जाता है। अब एक बात है कि अगर क्या है कि उसके साथ हम लोग जो हायर फंक्शन है, ठीक है, हायर फंक्शन में जैसे कि मेमोरी है, इंटेलिजेंस है, लेवल ऑफ कॉन्शसनेस है, ये सब भी, बिहेवियर, ओरिएंटेशन, स्पीच, ठीक है, स्लैरिंग स्पीच है कि नहीं है, ये सब भी चेक किया जाता है। अब सेंसरी एग्जामिनेशन में जैसे सुपरफिशियल, डीप, कॉर्टिकल सेंसेशन, ये सब चेक किया जाता है, क्योंकि ये हेल्प करता है कि एक्चुअली लेवल ऑफ लीजन और टाइप ऑफ लीजन क्या है, तो इस सेंसरी एग्जामिनेशन करके पता पता लगाया जाता है, ओके। अब फिर उसके साथ जो डीप टेंडर रिफ्लेक्स है, फिर सुपरफिशियल रिफ्लेक्स, एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, ये सब हम लोग थोड़ा डिटेल्स में ही देखेंगे, ओके। अब डीप टेंडर रिफ्लेक्स क्या होता है कि जनरली इंपॉर्टेंट है कि डीप टेंडर रिफ्लेक्स और हाइपो एक्टिव एट द लेवल ऑफ लीजन एंड हाइपर एक्टिव बिलो द लेवल ऑफ लीजन, ओके, बिलो द लेवल ऑफ लीजन। अब और सुपरफिशियल रिफ्लेक्स क्या है, सुपरफिशियल रिफ्लेक्स आर हाइपो एक्टिव at and below the level of lesion and normal above the level of lesion, okay। अब एब्डोमिनल रिफ्लेक्स क्या होता है, अगर पेशेंट ओबेज हुआ तो, ठीक है, तो एब्डोमिनल रिफ्लेक्स वो चेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर पेशेंट विद मल्टीपल प्रेगनेंसी, इसमें भी प्रॉब्लम होता है। और अगर पेशेंट का स्कार रहता है तो इसमें एब्डोमिनल रिफ्लेक्स चेक करना डिफिकल्ट है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्लांटर रिफ्लेक्स शोज पॉजिटिव और एक्सटेंशन रिस्पॉन्सेस, ओके। अब नोट में क्या है कि इन इन स्पाइनल शॉक स्टेज ऑल रिफ्लेक्सेस आर
डिमिनिश्ड। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मोटर एग्जामिनेशन में तो हम जानते हैं कि पेशेंट का पहले तो मैनुअल मसल टेस्टिंग एमएमटी किया जाता है, मसल टोन चेक किया जाता है, फिर डार्माटोमायोटम चेक किया जाता है, जॉइंट रेंज ऑफ मोशन देखा जाता है विद द हेल्प ऑफ गोनियोमीटर, फिर मतलब बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन चेक किया जाता है। अब फिर जो ब्लैडर एंड बाउल डिस्फंक्शन है वो भी एसेस किया जाता है। अब उसमें असेसमेंट में क्या है कि कुछ पॉइंट है कि जैसा एटोनिक और फ्लैसिड ब्लैडर के लिए एटोनिक और फ्लैसिड ब्लैडर लीडिंग टू क्या होता है, लीडिंग टू ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओके, तो ये क्या है कि इन केस ऑफ स्पाइनल शॉक स्टेज, ओके, स्पाइनल शॉक स्टेज में एटोनिक ब्लैडर देखा जाता है, मतलब ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होगा। अब ऑटोमेटिक और रिफ्लेक्स ब्लैडर जो है, रिफ्लेक्स ब्लैडर इज सीन व्हेन देयर इज द डैमेज टू द स्पाइनल कॉर्ड above the maturation center। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देयर इज द डैमेज टू द स्पाइनल कॉर्ड above the maturation center। एग्जांपल H2H4। अब और क्या है कि जो ऑटोनोमस ब्लैडर, ठीक है, जो ऑटोनोमस ब्लैडर है वो देखा जाता है if the lesion is at the level of H2 and H4, if the lesion is at the level of H2 and H4 spinal segment of the spinal cord leading to overflow incontinence। अब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में मैं ज़्यादा कुछ इधर डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी वीडियो है, अगर आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो मेरा वीडियो पहले देख लेना। ओके, अब जो है एडीएल असेसमेंट है, लेवल ऑफ एम्बुलेटरी जो इंडिपेंडेंस है, मतलब ये शुड बी डन। ओके, अब देखते हैं जो हमारा फिजियोथेरेपी गोल्स क्या है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म गोल्स में क्या है कि मस्ट साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है वो मतलब पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है, और जो 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 मेन पॉइंट है, जो प्रिवेंट सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, अगर पेशेंट मतलब बेड रिडन है तो बेड सोर हो सकता है पेशेंट को। ओके, ये सब जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस है ये सब प्रिवेंट किया जाता है। और क्या है, जो हमारा मसल का जो पावर, जनरली पावर जो मसल को अगर एट्रोपी से रोकना है तो मसल का यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये मतलब मसल का यूज नहीं होता तो डिसयूज एट्रोपी बोला जाता है। तो ये सब केस में डिसयूज एट्रोपी देखा जाता है। अगर कोई नर्व डैमेज हुआ तो मसल क्या हो जाता है कि कंप्लीट डिनर्वेटेड हो सकता है मसल, तो इसकी वजह से भी मसल का मतलब जो बल्क होता है वो घट जाता है। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म गोल्स में क्या है कि लॉन्ग टर्म गोल में जनरली जो हमारा है इम्प्रूव स्ट्रेंथ द मसल अफेक्टेड। एक दिन में तो मसल का स्ट्रेंथ नहीं आएगा, तो ये लॉन्ग टर्म गोल है। ओके, और क्या क्या गोल है कि जो हमारा प्रिवेंट एनी डैमेज टू द स्किन। ओके, अब चेस्ट क्लियर रखना पड़ेगा कि मतलब चेस्ट इन्फेक्शन नहीं हो जाए, इसके वजह से जो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट किया जाता है जैसा चेस्ट फिजियोथेरेपी है। ओके, तो यही सब लॉन्ग टर्म में हमारा गोल रहता है। ओके, और जो मेन है कि मोबिलिटी एंड एम्बुलेशन फॉर फंक्शनल इंडिपेंडेंस। ओके, अब साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड एजुकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि पेशेंट को मतलब पेशेंट को कभी फॉल्स होप नहीं देना है। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवर गिव फॉल्स प्रोमिसेस और प्रॉमिस गोल्स दैट कैन नॉट बी अचीव्ड, कि पेशेंट को देखे और बोल दिए कि इसको 1-2 महीने के अंदर ये कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा, तो ऐसा फॉल्स होप मतलब देना नहीं चाहिए। ठीक है, ये जो एथिक्स है वो सिंपली एथिक्स के बाहर है। और द पेशेंट मस्ट बी मोटिवेटेड एंड सपोर्टेड। ठीक है, तो पेशेंट को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, वो थेरापिस्ट करता है मोटिवेट, और पेशेंट को जो फैमिली मेम्बर्स है वो भी, उसका भी बहुत रोल रहता है इसमें। ठीक है, यही सब चीज़ है। और क्या है ये, इट्स ए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। ओके, तो इसमें सबका रोल रहता है, कोई अकेला फैमिली मेम्बर का रोल नहीं रहता है, अकेला फिजियोथेरापिस्ट का रोल नहीं रहता है। ठीक है, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरापिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, ठीक है, जो अदर्स डॉक्टर्स है, सबका रोल रहता है इधर। पोजिशनिंग द स्पाइन शुड बी इमोबिलाइज्ड बाय मींस ऑफ स्पाइनल
corset. Okay, all precautions should be taken to avoid any mobility in the spinal during transfer or physiotherapy maneuvers. अब जो मतलब मसल का जो प्रॉपर्टीज है तो उसको मेंटेन रखने के लिए क्या किया जाता है? जनरली जो पेशेंट को अगर मतलब पेशेंट को हाइपोटोनिसिटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है तो उसमें क्या किया जाता है कि जो आई स्ट्रोकिंग है वो किया जाता है, ठीक है, और जो सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन है, सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन वो किया जाता है, टिश्यू मैनिपुलेशन। और एक इम्पॉर्टेंट है ENMS, ठीक है, इसका भी यूज होता है बट इसमें भी एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। तो MND के पेशेंट में ये मोटो न्यूरॉन जो डिजीज होता है तो इसमें मतलब जो MND का पेशेंट है उसमें नहीं यूज किया जाता है, ठीक है। अब सस्पेंशन थेरेपी, एक्वाटिक एक्सरसाइज ये सब होता है। और क्या होता है कि फंक्शनल रीएडुकेशन ये सब जरूरी है मसल मतलब मसल का स्ट्रेंथ, पावर, एंड्योरेंस सब ठीक रखने के लिए। फिर जो EMG बायो फीडबैक ट्रेनिंग जो टेक्निक्स है और मसल एनर्जी टेक्निक्स है, ठीक है, MET तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अब आ जाते हैं अगर पेशेंट को हाइपरटोनिसिटी हुआ तो क्या होगा? तो उसमें भी जो क्रायोथेरेपी है, लॉन्ग क्रायोथेरेपी जो आइस पैक यूज किया जाता है उसमें भी। फिर हमारा जो PNF टेक्निक्स है वो यूज किया जाता है। उसमें क्या है D1 D2 होल्ड रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ओके, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन ये सब यूज किया जाता है, ये सब टेक्निक्स। अब क्या होता है कि पेसिव स्ट्रेच तो इम्पोर्टेंट है। अगर लोअर लिम्ब में दिक्कत हुआ तो मतलब टीए स्ट्रेचिंग, फिर हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग, ओके, एंकल टो एक्सरसाइज ये सब तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ऑर्थोटिक सपोर्ट ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रेशर सोर, ओके, प्रेशर सोर जनरली यही होता है सबसे ज़्यादा। और मतलब क्या बोलते हैं उसको कि डिसयूज एट्रोफी, ओके। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि पोजिशनिंग किया जाता है, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन किया जाता है। तो ये सब क्या करता है जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है उसको प्रिवेंट करता है। और प्रेशर सोर का कुछ स्टेज रहता है जैसे रेडनेस स्टेज। रेडनेस स्टेज में क्या किया जाता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि तब कोई भी सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर मतलब अगर कर रहा है तो थेरेपिस्ट उसको स्टॉप कर देना चाहिए। फिर क्या होता है कि पोजीशन चेंजिंग मतलब पोजीशन चेंज करेगा वो, ठीक है। और ब्लिस्टर स्टेज है इसमें क्या किया जाता है कि फ्रीक्वेंट ड्रेसिंग टू बी डन, हाइड्रोकॉलर ड्रेसिंग वुड बी हेल्पफुल इन केस ऑफ ब्लिस्टर स्टेज, ओके, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। और एक बात है कि इफ एन अल्सर हैज ऑलरेडी फॉर्म तो क्या होता है कि डेब्रीमेंट ऑफ द डेड टिश्यू, ड्रेसिंग ऑफ द वुड, मतलब तब वुंड का जो केयर है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। अब उसके अलावा क्या का जो इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज है उसमें UST UVR थेरेपी बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि ये सब प्रोमोट मतलब हीलिंग को प्रोमोट करने में हेल्प करता है। अब डीप वेन थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है? एंकल पंपिंग एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, ओके, और टीए स्ट्रेचिंग, एंकल पंपिंग एक्सरसाइज, एंकल टो एक्सरसाइजेस, काफ स्क्वीजिंग एक्सरसाइज किया जाता है। लेकिन बहुत एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पेशेंट को DVT डेवलप हो गया, ओके, तो तब ये सब एक्सरसाइज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तब पेशेंट सिर्फ नॉर्मली SLR स्ट्रेट लेग राइज करता है, तब ये सब एंकल टो एक्सरसाइज और टीए स्ट्रेचिंग ये सब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। काफ स्क्वीजिंग क्योंकि किया होगा, अगर थ्रोम्बोसिस है तो वो एम्बोलिज्म बन के तो मतलब पेशेंट अगर हार्ट में चला गया तो और ब्रेन में चला गया तो पेशेंट को मतलब पेशेंट का हार्ट ब्लॉक हो सकता है और ब्रेन में गया तो स्ट्रोक हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये सब ध्यान रखना होता है।
अब रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस क्या रहता है कि रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया जाता है। वो भी पेशेंट का कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट का अगर कोई पल्मोनरी बुल्ला और ब्लेब है कि नहीं है, तो उस कंडीशन में ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत सोच समझ के दिया जाता है, क्योंकि वो सब अगर पेशेंट चेन स्मोकर हुआ उस सब केस में, और पेशेंट का ये सब बुल्ला और अगर प्लूरल ब्लेब ये सब रप्चर हो गया तो वो न्यूमोथोरक्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बहुत सोच समझ के दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। ओके, फिर जो पोस्चरल हमारा चेस्ट फिजियोथेरेपी है, पोस्चरल ड्रेनेज और सक्सेनिंग किया जाता है। ओके, क्योंकि हर टाइम पेशेंट बहुत वीक रहता है, तो उस केस में सक्सेनिंग भी जो जरूरी है। अब और कफिंग और हपिंग टेक्निक, चेस्ट मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, और एक होता है चेस्ट पीएनएफ किया जाता है। तो चेस्ट पीएनएफ का जो वही है कि उसका एक नाम है कि एनपीएफ ऑफ रेस्पिरेशन। एनपीएफ का मतलब क्या है, न्यूरो फिजियोलॉजिकल स्टिमुलेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर पूरा वीडियो में कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है तो यही वाला जो पोर्शन है, ठीक है। तो जनरली जो चेस्ट पीएनएफ किया जाता है वो मतलब अनकॉन्शियस, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसमें ये जो टेक्निक है बहुत हेल्पफुल करता है पेशेंट को। तो इसमें क्या है कि जो टेक्निक्स पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है। जो पेरिओरल स्टिमुलेशन है, मतलब कि थेरापिस्ट का जो फिंगर है वो कहाँ रहता है, ऑन टॉप लिप बिटवीन द टिप एंड नोज। ओके, जो हम लोग देख पा रहे हैं ये है पेरिओरल स्टिमुलेशन। और क्या रहते हैं, इंटरकोस्टल स्ट्रेच। ठीक है, थेरापिस्ट का हैंड का पोजीशन कहाँ है कि जो हमारा रिब्स है उसके बीच में जो इंटरकोस्टल मसल्स है उधर। ठीक है, और क्या है, वर्टिब्रल प्रेशर, ऐसे पोजीशन करके वर्टिब्रल प्रेशर दिया जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमेन ये भी किया जाता है। मॉडरेट मैनुअल प्रेशर, ठीक है, और बेजल लिफ्ट। ओके, ये सब है पॉइंट। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पेरिओरल स्टिमुलेशन में क्या है कि मॉडरेट फिंगर प्रेशर इज मेंटेन इनवर्ड एंड डाउनवर्ड जस्ट अबव द लिप एज लॉन्ग एज द पेशेंट इज रिक्वायर्ड टू डीप ब्रीथ। ओके, तो इसका जो डोज है वो मतलब 1 to 2 मिनट्स। ओके, अब इंटरकोस्टल स्टेज में क्या बोला गया कि अप्लाई प्रेशर डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द टोज on the upper border of the rib at end and expiration unilateral or bilateral but not on the floating ribs। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट नॉट ऑन द फ्लोटिंग रिब्स के ऊपर नहीं करना है। अब को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स अप्लाई प्रेशर लैटरली ओवर द लोअर रिब एंड हम लोग जो पिक्चर है वो तो मतलब देख पा रहे हैं कि कहाँ किया जा रहा है। ठीक है, ये जो सरफेस एनाटॉमी है बहुत इंपॉर्टेंट है। लोअर रिब्स एंड पेल्विस एट द राइट एंगल ऑफ द पेशेंट, alternating right and left side and maintain the pressure for up to 2 minutes or until desired effect is achieved। ठीक है, लोअर रिब्स एंड पेल्विस एट राइट एंगल टू द पेशेंट। अब जो वर्टिब्रल मतलब प्रेशर है वो क्या किया जाता है, अपर एंड लोअर थोरेसिक वर्टिब्रा उस रीजन में किया जाता है। जो वर्टिब्रल प्रेशर, अब फिंगर प्रेशर अगेंस्ट द थोरेसिक वर्टिब्रा बिटवीन T12 एंड T10। ओके, अप्लाइड मैनुअल प्रेशर। अब मैनुअल प्रेशर में क्या कि मॉडरेट प्रेशर विथ ओपन हैंड ऑन एरिया व्हिच नीड्स टू एक्सपांड। ओके, अब एंटीरियर स्टेज लिफ्टिंग posterior basal area, gentle lifting of the lower ribs in upward direction, expansion of the posterior basal area, and patient is supine, hold basal area, lift the basal area with hand। तो यही है इसका थ्योरी। अब तो समझ में आ गया। अब तो इसको अब लोग जब तक प्रैक्टिकल नहीं करो मतलब नहीं करोगे तो मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ओके, अब जो प्रोटोकॉल्स है, ओके, तो प्रोटोकॉल्स क्या है कि प्रोटोकॉल फॉर स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम शुड हैव द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ओके,
तो जो हम लोग चेस्ट पीएनए देखे कि चेस्ट पीएनए का जो हम लोग कॉन्सेप्ट देखे कि उसमें हम लोग जनरली मतलब एनपीएफ इज बेस्ड फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, उसमें यूज किया जाता है। कॉन्शियसनेस में आ गया अगर पेशेंट का चेस्ट फिजियोथेरेपी की जरूरत है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है चेस्ट फिजियोथेरेपी। ओके, मतलब अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन वेरी करता है। अगर कुछ कुछ कंडीशन में मतलब पेशेंट का आई ओपनिंग रहेगा फिर भी उस कंडीशन भी एनपीएफ यूज किया जा सकता है। जैसे हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं कि सिंपली आई ओपनिंग है तो इसमें भी किया जा रहा है। ओके, अब जो प्रोटोकॉल्स है तो प्रोटोकॉल्स में किसमें कि हमारा जो मसल का सिंपली स्ट्रेंथनिंग करना है तो हम लोगों को एरोबिक एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। एरोबिक एक्सरसाइज में जो है व्हील चेयर पुशिंग, ठीक है, साइकिलिंग, यही सब है। एडिक्वेट मैंने एक्वाटिक थेरापी, ठीक है, हाइड्रोथेरापी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एफईएस बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, क्योंकि जो मसल अगर हाइपोटोनिसिटी है, कोई भी मसल टोन सही नहीं है तो एफईएस बहुत हेल्प करता है उस मसल का टोन को इंक्रीज करने के लिए, मसल पावर इंक्रीज करता है। तो पैरालाइज्ड मसल मतलब पार्शियली डिनर्वेटेड और पार्शियली इनर्वेटेड मसल भी सही से काम करता है। और क्या होता है कि मसल स्ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, जो फ्री वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस, ओके, जो होता है, जो स्प्रिंग्स है, पुलीज है, ठीक है, फ्री वेट्स है, ये सब यूज किया जाता है। बैंड, थेराबैंड यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि ऑलवेज स्टार्ट विद द लो वेट एंड मेक द पेशेंट प्रैक्टिस फर्स्ट इन ग्रेविटी एलिमिनेटर और ग्रेविटी असिस्टेंट, देन प्रोग्रेस टू द अगेंस्ट द ग्रेविटी। मतलब जो एमएमटी का जो मसल पावर का जैसे होता है ना, वैसे ही जो कॉन्सेप्ट है वैसे ही फॉलो किया जाता है कि पहले जो प्रोग्रेसिव एक्चुअली पीआरई एक्सरसाइजेस, उसका मतलब है कि प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेस। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि पेशेंट को पहले लो वेट से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, फिर पेशेंट का वेट फिर बढ़ाया जाता है और पेशेंट का कोई भी ग्रेविटी एलिमिनेटेड मूवमेंट ज़्यादा इजी होता है कंपेयर टू अगेंस्ट ग्रेविटी अगेंस्ट मूवमेंट। ओके, अब क्या है कि एक जो कुछ कुछ पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई मूवमेंट करने में पेशेंट को पेनफुल फील हो रहा है तो वो अवॉइड करना चाहिए। और जो है एडीएल के ऊपर बैलेंस, एडीएल, ये सब ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देना है। फिर क्या है कि जो जेंटल स्ट्रेच है, ठीक है, स्ट्रेचिंग कुछ भी है वो बहुत इफेक्टिव है। अगर उसका मतलब 20 टू 30 सेकेंड अगर होल्ड किया जाता है, ठीक है, तो इसका डोज है 20 टू 30 सेकेंड, होल्ड फॉर 20 टू 30 सेकेंड, 2 और 10 टाइम्स, ठीक है, पर डे, 10 और 20 रिपीटेशन ऐसे ही होता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन, ओके, अब जो क्रायोकाइनेटिक्स है तो इसका मतलब क्या है, क्रायो मतलब हम लोग जानते हैं कि जो आइस थेरेपी है, ठीक है, तो इसमें जो आइस फॉलोड बाय प्रोग्रेसिव एक्टिव एक्सरसाइजेस। ओके, तो ये क्या होता है, व्हिच इज पेन फ्री। अब इसका डिटेल्स देखना है तो पढ़ लेना। ओके, अब क्या होता है कि पेसिव एक्सरसाइजेस बाइक होता है, अच्छा ठीक है, मतलब ये सब मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, आप लोग को इंटरेस्ट आएगा तो आप लोग गूगल से देख लेना। अब जो इम्पोर्टेंट और एक है सेंसरी रीएडुकेशन एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इम्प्रूव करता है हमारा सेंसरी सिस्टम और प्रिवेंट एनी डैमेज टू द स्किन। ओके, टच डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट, मसाज, वाइब्रेशन, प्रेशर, डिटरमिनिंग जॉइंट पोजिशन। ओके, टेंस वुड बी यूजफुल इन रिहैब ऑफ पेशेंट इन केस ऑफ सेंसरी लॉस। ओके, अब अदर्स टेक्निक्स तो है, इसका मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ कि पेशेंट आस्क द पेशेंट टू क्लोज आई, प्लेस टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट वेट एंड आस्क द पेशेंट टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस। ओके, ये सब नॉर्मल है, जस्ट रीडिंग पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। अब क्या है कि एड इन मोबिलिटी एंड एम्बुलेशन फॉर द फंक्शनल इंडिपेंडेंस, इधर क्या है देखने के लिए कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पेशेंट विथ इंजुरी एट T2 एंड एबव टिपिकली कैन नॉट अचीव द एम्बुलेशन, उसका वो जो केस है वो डिफिकल्ट है। ओके,
लेकिन अगर पेशेंट T3 टू T11, ठीक है, इस डॉर्सल इस रीजन में अगर ये हुआ तो मतलब अफेक्टेड हुआ, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो, तो विद द हेल्प ऑफ ऑर्थोटिक सपोर्ट क्या करता है पेशेंट स्टैंडिंग करता है, ठीक है। तो हमारा गोल्स क्या रहता है विद द मतलब इन केस ऑफ T12 टू L2 इंजुरीज टू अचीव एम्बुलेशन इन हाउस होल्ड व्हाइल द पेशेंट विद इंजुरी एट L3 एंड लोअर आर मोस्ट लाइकली टू अचीव एम्बुलेशन इन द कम्युनिटी। ओके, तो इसमें जो हमारा है कि जनरली मतलब अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन, पेशेंट को स्टैंड करने के लिए पेशेंट सीट टू स्टैंड, फिर पेशेंट को गेट ट्रेनिंग करवाने के लिए क्या करता है कि जो नी ब्रेस होता है उसका यूज़ किया जाता है, तो उसके साथ नी ब्रेस, फिर AFO यूज़ किया जाता है, एंकल फुट ऑर्थोसिस, और KFO यूज़ किया जाता है, ठीक है, नी एंकल फुट ऑर्थोसिस, ये सब जरूरी है। तो विदाउट ब्रेस, विदाउट स्प्लिंट, पेशेंट विदाउट सपोर्ट ये सब नहीं कर सकता। तो ऑर्थोटिक डिवाइस का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इसमें। अब गेट ट्रेनिंग के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन उसको बहुत तरह का जो फ्रैंकल एक्सरसाइज है वो सब दिया जाता है, ठीक है। अब ड्यूरिंग द प्री गेट ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या करता है कि जो कोर मसल है, एब्डोमिनल मसल, ठीक है, वो सब स्ट्रेंथ किया जाता है। और क्या है कि शोल्डर का क्या होता है कि अगर शोल्डर वीक रहा तो शोल्डर का सबलक्सेशन होने का ये रहता है, तो उसमें शोल्डर जो बोबत कप होता है, शोल्डर सपोर्ट बोला जाता है, वो सब यूज किया जाता है। स्कैपुला को स्टेबलाइजेशन, मतलब ओवरऑल गेट ट्रेनिंग करने के लिए जो ऑर्थोसिक है, ठीक है, मतलब ब्रेस प्लीड ये सब यूज किया जाता है। उसके साथ बहुत सारे सपोर्ट यूज किया जाता है, LS बेल यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन, पेशेंट को एक्चुअली किस जगह में प्रॉब्लम है, तो ये सब आइडेंटिफाई करके प्रॉपर वे में असेसमेंट करके फिर देखा जाता है, ठीक है। फिर उसका मैनेजमेंट होता है, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट इतना आसानी से कुछ नहीं होता है। ओके, और जो प्रोटोकॉल है ये मतलब किसी पेशेंट का मतलब नेक्स्ट विद इन आफ्टर सर्जरी और आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ठीक है, तो उसके अगले दिन से स्टार्ट होके एकदम अप टू जितना दिन मतलब 70 to 90% रिकवरी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन, ठीक है, तो नहीं होता है उतना दिन चलता है, ठीक है। तो अब क्या है कि एम्बुलेशन विथ ORLAU पैरा ओकर। अब इसमें क्या है कि रोबोटिक्स यूज है सिंपली, तो इसमें ज़्यादा समझने का कुछ चीज़ नहीं है, तो उसका मतलब उतना डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ कि सिंपली जो रोबोटिक्स और रोबोट असिस्टेड वॉकिंग थेरापी है वही है। अब रिसर्च सेज दैट 6 मिनट वॉक टेस्ट एंड improved endurance in patient with UMN and LMN lesion। ओके, तो यही है जो हमारा रोबोटिक्स का कॉन्सेप्ट। बहुत तरह का मशीन्स रहता है, तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन ये सब यूज किया जाता है। अब ब्लैडर मैनेजमेंट में तो हम लोग जानते हैं कि मोस्ट पॉपुलर है फॉलीज कैथेटर यूज किया जाता है, ठीक है, और कुछ कंडीशन में कॉन्डोम कैथेटर भी यूज किया जाता है, ठीक है। ये है फॉलीज कैथेटर, ठीक है, इसको पहले पुश करके फिर ये जो बेलून है उसको फुलाया जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड। अब तो ये अटक जाता है, फिर तो जानते हैं ये सब, ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कस करने का कुछ नहीं है। और ये है कॉन्डोम कैथेटर। अब बावल मैनेजमेंट मतलब बावल जो मैनेजमेंट है उसमें क्या होता है, मैनुअल रिमूवल होता है, फिजिकल रिमूवल ऑफ द स्टूल फ्रॉम द रेक्टम, और क्या होता है सपोजिटरी यूज किया जाता है, ठीक है। तो सपोजिटरी क्या करता है, सपोजिटरी स्टिमुलेट करता है नर्व एंडिंग को। अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हुआ तो इस केस में सपोजिटरी बहुत हेल्पफुल है। तो ये क्या करता है, नर्व को स्टिमुलेट करता है इन द रेक्टम कॉजिंग ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बाउल, ठीक है। तो पेशेंट को मतलब तब काम करता है अच्छे से।
अब डिजिटल स्टिमुलेशन, ओके, ये भी है जो सर्कुलर मोशन विद द इंडेक्स फिंगर इन द रेक्टम विद कॉजेज द एनल। जो एक्चुअली जो पीटी मैनेजमेंट है उसमें मतलब फोकस किया जाता है जो हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीगल, डिफरेंट टाइप्स एंड मॉडिफाइड कीगल एक्सरसाइज, ओके। तो ये हेल्प करता है पेशेंट को, ये सब कंडीशन में हेल्प करता है अगर पेशेंट को यूरिनरी मतलब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, थैंक यू।